नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं शाहरुख खान से, जिनकी फिल्म पठान अपने गाने को लेकर विवादों में आई और उसी विवाद के बीच वो कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से नेगेटिविटी फैल रही है, उन्होंने इस पर अपनी राय रखी और कहा कि दुनिया भले कुछ भी करे, हम सकारात्मक ही रहेंगे। दरअसल पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका के गेरुआ रंग के पहनावे का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल कहा था कि इस गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है, इसलिए कपड़ों को ठीक किया जाए, नहीं तो फिल्म को मध्य प्रदेश में इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर विचार करना होगा। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म पठान को सांप्रदायिक निशाना बनाए जाने का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका संदेश साफ था। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। पठान फिल्म रिलीज होने से पहले ही दक्षिण पंथियों के निशाने पर आ गई है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानों को हवा दे रहे हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं। उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. पिछले कुछ महीनों में फिल्मों को बैन करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत के माहौल में इजाफा हुआ है और इस बारे में हिंदी फिल्म उद्योग के दो सबसे बड़े सितारों ने दो टूक राय रखी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बहुत सारे फिल्म्स दिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिल्म्स की बात नहीं है। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए विचारों की जो लड़ाई है, उस पर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत लंबा और काफी डिटेल्ड स्पीच दिया और शायद यही इस फिल्म फेस्टिवल का पहचान है। फिल्म से जुड़े हुए विचार, वैल्यूज जो है, उस पर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको महाराष्ट्र के नासिक से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां एक शख्स ने 4 करोड़ की बीमा की रकम हड़पने के लिए एक साजिश रची और खुद किस तरह से इस साजिश का शिकार हुआ, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। नासिक में रहने वाले अशोक भालेराव की पिछले साल 2 सितंबर को सड़क दुर्घटना में मौत की खबर आई, लेकिन अब 1 साल बाद पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। बॉम्बे नाका पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स 4 करोड़ की बीमा की रकम हड़पने के लिए बनाई साजिश का खुद ही शिकार हो गया। साल 19 पासून सुरुवातीपासून प्लान केला। साल 2019 में प्लान बनाकर अलग बीमा निकाला और उनका प्लान था कि किसी तीसरे व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा की रकम हड़प लेंगे, लेकिन जब उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं तो जिसके नाम की पॉलिसी थी, सबने उसको मिलकर मार दिया और फिर उस पर गाड़ी चढ़ाकर हादसा दिखा दिया। प्लान में शामिल महिला को उसकी पत्नी होने के फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 करोड़ की बीमा की रकम क्लेम कर आपस में बांट लिया। सुमारे 4 कोटीचा एकंदर त्यांनी पॉलिसीज क्लेम केल्या आणि त्यांनी ते आपसामध्ये वाटून घेतले। पुलिस के मुताबिक ये मामला दबा रह जाता, लेकिन मृतक के भाई को शक हो गया और फिर उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बीमा की रकम हड़पने की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मंगेश के पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया है। मृतक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह बीमा की रकम हड़पने का प्लान बनाया था। साथ में एक महिला को भी रखा ताकि उसे उसकी पत्नी बताकर बीमा की रकम क्लेम की जा सके। उसे बस अपनी नकली मौत दिखाने के लिए एक शिकार की तलाश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथी रुपयों की लालच में उसका ही काम तमाम कर देंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब आइए श्रद्धा वालकर हत्याकांड की बात करते हैं, जिसमें अंदेशा सही साबित हुआ है। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की थी वो श्रद्धा की ही निकली हैं। इसी के साथ ही आरोपी आफ्ताब की पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी पुलिस को मिली है। श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े जंगलों में फेंकने की जो कहानी आफ्ताब अमीन पूनावाला बता रहा था, वो सबूत के साथ सच साबित हुई। आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल से और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से जो 16 से ज्यादा हड्डियां बरामद की थीं, उनकी डीएनए रिपोर्ट सीबीआई की सीएफएसएल लैब से आ गई है। पता चला है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं। श्रद्धा मर्डर केस में जो सीएफएसएल रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट बुधवार शाम को मिली है। अभी 2 रिपोर्ट आई हैं, एक डीएनए की, दूसरी पॉलीग्राफ की। नार्को टेस्ट की तीसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। आफ्ताब के छतरपुर के फ्लैट के किचन, बाथरूम और बेडरूम से जो खून के धब्बे मिले थे वो श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गए हैं। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए एम्स भी भेजा जाएगा। आफ्ताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ कपड़े जंगल से मिले हैं, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को जब सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी तो वह उनका मिलान करेगी। जहां कोई शक या सवाल होगा वहां डॉक्टर की राय ली जाएगी। आरोपी आफ्ताब ने बताया था कि उसने इसी साल 18 मई को छतरपुर के फ्लैट में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे और उन्हें 1 महीने तक हर रोज रात 2 बजे निकलकर जंगल में फेंकता था। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। किसी भी हत्या के मामले में सबसे जरूरी होता है शव का बरामद होना और जिस हथियार से हत्या की गई है उस हथियार का बरामद होना। यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट के बाद अब ये साबित हो गया है कि जो शव के टुकड़े बरामद हुए थे वो श्रद्धा के ही हैं। तो ये रिपोर्ट इस केस में काफी अहम है। इसके अलावा जो बाकी बचे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं उनकी रिपोर्ट्स भी काफी अहम होगी जो इस केस को मजबूत करेंगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने एक तरह से समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड से सामाजिक ताने बाने पर इसका क्या असर पड़ा है, अब आइए उसकी बात करते हैं। अकेले यानी कि सिंगल या फिर अविवाहित युवाओं को घर मिलने में अब मुश्किल आ रही है। राघव गौतम की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आफ्ताब और श्रद्धा वालकर केस का एक हैरान कर देने वाला नतीजा, नोएडा में अब कुंवारे लोगों को हाउसिंग सोसाइटी में घर नहीं मिल रहे। नोएडा के अंतरिक्ष सोसाइटी के गेट पर नोटिस लगा दिया गया है कि इन्हें घर नहीं मिलेगा। लेकिन ये अकेली मिसाल नहीं है। नोएडा की सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट की RWA ने घर मालिकों को नोटिस जारी किया है। आपने श्रद्धा के केस को देख ही लिया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे मामलों में RWA या फिर सोसाइटी की सिक्योरिटी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसीलिए हम इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे निर्देश वैध भी हैं? सोसाइटी इस तरह के नोटिस नहीं दे सकती क्योंकि ये अवैध है। वैधता को देखने के लिए काफी सारी चीजें देखनी होती है। रेंट एग्रीमेंट किराएदार और मकान मालिक के बीच होता है। इसमें सोसाइटी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई नोटिस दिया भी जाता है तो वो मकान मालिक की तरफ से ही होना चाहिए। इन सोसाइटीज के रहने वाले बहुत सारी वजहें गिनाते हैं कि वो क्यों अपने पड़ोस में गैर शादीशुदा लोगों को नहीं देखना चाहते। ये लड़के आसपास के कॉलेजों में पढ़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हॉस्टल में कई तरह की पाबंदियां होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फ्राइडे आता है ना, जब इनका वीकेंड आता है तो ये 2-3 डेज में ये लोग ना पार्टीज बहुत करते हैं। उसकी वजह से क्या है, डिफरेंट तरह के पीपल्स आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। नोएडा में घर तलाश कर रहे नौजवानों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है।
जब मैंने ब्रोकर से घर लेने के लिए बात की तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि बैचलर्स को मकान मालिक आसानी से किराएदार नहीं रखते हैं। गैर शादीशुदा नौजवानों के लिए एनसीआर में घर ढूंढना हमेशा चुनौती रहा है, लेकिन आफताब श्रद्धा की डरावनी कहानी के बाद घरों के मालिक और चौकन्ना हो गए हैं। ऐसे में परिवारों से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रहे नौजवानों की जिंदगी में एक संकट बढ़ गया है। शहर के बड़े होने से सोच भी बड़ी हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, और इसका जीता जागता सबूत है बैचलर्स। ऐसी कई सोसाइटियों में बैचलर्स को बोला गया है कि 31 दिसंबर तक आप घर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको एविक्ट कर दिया जाएगा। बैचलर्स इसका समाधान चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर ढूंढना है, उन्हें रहने की जगह चाहिए। बट सोसाइटीज़ के लोग कह रहे हैं और उनके RWA ये कह रहे हैं कि आपको सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारी शांति भंग हो रही है। समस्या का समाधान सभी लोगों को चाहिए, बोथ बैचलर्स एज वेल एज सोसाइटी के लोग। कंसर्न अथॉरिटीज़ वो चाहते हैं कि इंटरवीन करें। नोएडा से राघव गौतम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और गुरुग्राम से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। आग बुझाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आप में से लाखों ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि भारत वर्ल्ड कप में फुटबॉल शायद ही खेल पाए, लेकिन एक माँ है जो ऐसा कहती है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन फुटबॉल जरूर खिलाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और महिला टीम के पूर्व कोच अनादि बरुआ नोएडा की झुग्गियों से फुटबॉल खिलाड़ियों को मैदान तक लाते हुए। अनादि बरुआ इस इलाके में रह रहे उदय और उनके भाई को मैदान पर लाने के लिए उनकी मां से बातचीत कर रहे हैं। उदय और विवेक की मां की एक टूटी फूटी चाय की दुकान है। आंखों में आंसू को रोकते हुए बताती हैं कि उनके पति और बच्चों के पिता का देहांत सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुआ है। इसी वजह से वो बच्चों को फुटबॉल खेलने नहीं भेज पाई, लेकिन कहती हैं कि अपने बच्चों और पति में फुटबॉल का प्यार देखा है। जोर देकर कहती हैं कि चाहे नमक रोटी खाना पड़े पर फुटबॉल का साथ नहीं छूटेगा। आपके पति का भी डेथ हुआ है? हाँ, मेरे पति की डेथ हो गया। लेकिन फुटबॉल बच्चे को खिलाओ? हम भेजेंगे, चाहे कैसे खाओ, नमक रोटी खाओ चाहे सूखा रोटी खाओ, कैसे खिलाओ, अपने बच्चे को मैं भेजेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा खेल रहा, अच्छा आगे जा रहा, तो इसलिए हम बच्चे को भेजेंगे। फुटबॉल मैदान पर शानदार स्किल्स दिखाते हुए विवेक से कोच अनादि बरुआ भी हैरान हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लड़का एक दिन इंडिया खेलेगा। लुका मॉड्रिक्स वो एक ऐसे प्लेयर थे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और वो आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं। मैराडोना, मेसी, स्लम एरिया के मेसी के फादर पेंटर थे, तो ऐसे प्लेयर वर्ल्ड में टॉप निकलते हैं। ये इनका जो छोटा भाई है वो निकल सकता है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है। इसके लिए फुटबॉल खेलना जरूरी है। मेरा मन है वो मैं खेलते रहूँगा हमेशा लाइफ टाइम तक। और बस मम्मा क्या बोलती है? मम्मी कहती है नून रोटी खाओ और जाओ। फादर की अभी डेथ हुई है, 15 दिन बाद कैसे आप आ रहे हैं? सर खेलने की इच्छा बहुत रहती थी और पापा भी चाहते थे कि हम खेलें, क्योंकि वो भी कभी कभी आते थे और हमें बहुत सपोर्ट करते थे। पापा तो करते थे और बरुआ सर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हर चीज़ से। मतलब कभी पैसे नहीं होते थे, फीस नहीं होती थी, जब जो भी चीज़ नहीं होती थी सर हमें देते थे और कभी सर ने हमें टोका भी नहीं। और पर फादर का कहना था कि हम खेलें, क्योंकि सर मुझे भी 7 साल हो गए, 7-7.5 साल हो गए सर खेलते खेलते। पापा ने कभी मतलब शॉप है उसके चक्कर में कभी भी ये नहीं बोला कि आज शॉप पे रहना है या ये करना है वो करना है, पर वो हमें टाइम पे भेजते थे, चाहे काम हो चाहे ना हो। वो कहते थे तुम अपनी टाइम पे जाओ, अपने टाइम पे आओ। क्या भारत में फुटबॉल का बुखार हर 4 साल बाद सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए चढ़ता है? अनादि ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि जरूर आम लोगों में ये बुखार 4 साल में एक बार ही चढ़ता है, मगर मानते हैं कि ये बरकरार रहा तो कारनामा हो सकता है। अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं 2026 के लिए वर्ल्ड कप के लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सब स्टेट फेडरेशन और सबके माँ बाप बच्चे सब एक साथ खेलते रहे तो इंडिया भी एक दिन वर्ल्ड कप खेल सकता है। यहाँ फुटबॉल खेल रहे ज्यादातर बच्चे स्लम से ही आए हैं। सबके सपनों में मेसी और एम्बापे जैसे स्टार्स हैं। ये जानते हैं कि भारतीय फुटबॉल के लिए फीफा की मंजिल
बहुत दूर है, लेकिन कुछ तो बात है कि ये जज्बा कभी खत्म नहीं होने वाला लगता। भारतीय फुटबॉल का फीवर बेशक हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप के दौरान ही महसूस होता हो, लेकिन भारत के हर कोने में फुटबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी अपने जज्बों के सहारे फुटबॉल को आगे बढ़ाते हुए जरूर नजर आते हैं, और शायद यही वजह है कि भारतीय फुटबॉल की उम्मीद भी हर 4 साल बाद बंध ही जाती है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और बजरंगी भाईजान सिर्फ रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी मिल जाते हैं। हरियाणा पुलिस के एक सिपाही ने 16 साल के बाद अपने परिवार से बिछड़ी एक बच्ची को वापस से उनके परिवार से मिलवाया। जब बच्ची गुम हुई थी तो 7 साल की थी, जब मिली तो 23 साल की हो चुकी है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कौन है? लालमुनी। ये माँ की ममता है जो बेटी पर बरस रही है। 7 साल की उम्र में गुम हुई लालमुनी आज 16 साल बाद मिली है। 2006 में मां रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आई, काम पर निकली, बेटी लालमुनी पीछे रह गई और फिर खो गई। आज मेरा चांद का टुकड़ा। आज लालमुनी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। मुझे लगा नहीं था कि मैं फैमिली से मिल पाऊंगी, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेशनल करते रहे कि बेटा तेरे फैमिली मैं ढूंढ के ही रहूंगा, मैं ढूंढ के ही रहूंगा, मतलब ढूंढ के दिखाऊंगा मैं। और सर ने पूरा कर भी दिया। मुझे बिलीव नहीं था कि सच में मिलेगा, मैं नॉर्मली मान के चल रही थी। बिछड़ी लड़की का परिवार से मिलन हरियाणा के पंचकुला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभाग में कार्यरत एएसआई राजेश कुमार ने मुमकिन कर दिखाया। गुमशुदा बच्चों को मिलवाने के राजेश के किस्से देश विदेश के अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं। वो 2016 से इस काम में जुटे हैं और उन पर द बुक ऑफ होप नाम से किताब भी छपी है। अभी तक पूरे देश के अंदर मेरे हैं जो, और बाहर भी मैंने नेपाल से मिलवाए हैं, कोई और देशों से मिलवाए हैं। और अभी मेरे 600, ये जो आज लड़की है, ये मेरा जो केस है 672वां केस है। ये कहती थी मुआ का पेड़ मैंने सुना, मुआ चुग के लाते थे। और एक जो इसने बताया कि हम पत्थर में से वो निकालते थे, उसकी सब्जी बनती थी। और एक किसी ने बोला था कि हमारे वहाँ पेड़ थे, झरना था, ये क्या बोलते हैं, तालाब था। और एक शादी में गोदी में लेके, जैसे गोद में लेके नाचते थे, और जब हमारे घर में चावल होता था उसकी पूजा करते थे। छोटा भाई है। इस मिलन के मौके पर पूरा परिवार झारखंड के गुमला से दिल्ली आया। माँ और दोनों भाई। सितंबर में लालमुनी ने राजेश से संपर्क किया और 4 महीने में ही परिवार से मिलने का उसका सपना साकार हो गया। बहुत याद करते थे, बहुत याद किए। हम आज तक ढूंढते थे, आज तक ढूंढते थे। हम तो कहते थे कि आप बहुत ढूंढ चुका है, अब नहीं मिलेगा हम लोग का बेटी, हम बोलते थे। लेकिन राजेश भाई का थी दुआ से मिल गया। करोड़ों की आबादी वाले देश में परिवार की तलाश भूसे के ढेर में सुई तलाशनी जैसी है, पर सच्ची नीयत, बचपन की यादें और नियति फिर से परिवार से मिलने का संयोग लालमुनी की जिंदगी में ले आए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।